ठीक है, रिकॉर्डिंग में है, चल रहा है रिकॉर्डिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छे दिन का गैप हो गया, ठीक है। मुझे थायराइड हो गया है। थायराइड समझते हैं, बायोलॉजी वाले बताएंगे। मेरा TSH अभी 8, सबको होता है। ओहो अच्छा, तो मेरा अभी 8.25 है, मेरा 8.25 है, इंक्रीज हो गया। उसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि मॉर्निंग में 2 बजे से 4 बजे तक सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इवनिंग में 6 बजे से 10 बजे तक कम रहता है। इन जनरल बॉडी की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। कैल्शियम की कमी से होता है। हाँ, सुनो पहले पता कर लो उसका बताना। तुम बोल रहे कैल्शियम, हम अभी जाके पूरा खा लेंगे, पहले पता कर लो अच्छे से। इसे खासियत ये है कि खासियत ये है कि आपको लेजीनेस बहुत महसूस होगा, ठीक है। हमको बाइक चलाते समय भी लेजीनेस महसूस हो रहा है। हाँ? आप लोग की दुआ काम कर रही है। एक कहानी, एक नहीं, एक जगह एक ऑटो पे लिखा हुआ था, सावधानी हटी पूरी बटी, लिखा हुआ रहता है। लिखा, आप लोग पढ़े हैं? चलिए आइए, बंद हो गया? नहीं नहीं, कंप्रेसर बंद हुआ है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बेचारा अकेले उसको छोड़ दिए हो, बाकी और सब लोग कहाँ हैं? हाँ? सब लोग नहीं सर, इतने ही हैं हम लोग। हाँ? सनी बहुत सीरियस हो तुम? तुमको देख के लग रहा है आई कार्ड जबरदस्ती पहने हो, नहीं लग रहा है? इतने दिन आप लोग से नहीं मिले थे तो बहुत मतलब मिस कर रहे थे, ठीक है। अब पार्टी किस बात? पार्टी ओ अच्छा, चलिए आइए। चलो माहौल बनाने से पहले अब हो गया, माहौल बन गया, सब ठीक है, सब बढ़िया हो, चल रहा है, सब है कर रहे हैं। अब आइए फोकस करते हैं इस पर, ठीक है। चलिए, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हम लोग बात करेंगे किसका? स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर का। आप लोग पढ़ चुके हैं। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर क्या है? किधर? हाँ, कांस्टेंट रहना, सेम रहना, ठीक है। किधर? कंडक्टर किधर? स्टेडी स्टेट, स्टेडी फ्लो किसको कहते हैं? हम लोग फिर इसमें पढ़े हैं ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टेडी फ्लो क्या था? स्टेडी फ्लो और एक यूनिफॉर्म फ्लो था। तो स्टेडी फ्लो क्या था, याद कीजिए।
स्टेडी फ्लो में क्या चीज कांस्टेंट था और क्या वैरी कर रहा था, और यूनिफॉर्म में क्या वैरी कर रहा था, क्या कांस्टेंट था? बताइए। सारे क्वेश्चंस बनेंगे फिर इससे। बताइए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करता है? हीट ट्रांसफर का रेट डिसाइड करता है। ये हीट ट्रांसफर रेट है और इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, क्योंकि यहां पर टाइम लगा हुआ है, इतना अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड आगे बढ़ रहा है। जैसे इसका यूनिट क्या हो जाना चाहिए? जूल पर सेकेंड। मान लीजिए 5 जूल पर सेकेंड अमाउंट ऑफ हीट मतलब आगे बढ़ रहा है। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे हम चेक करेंगे, मान लीजिए यहां एक क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं, ये इस क्रॉस सेक्शन को हम ए क्रॉस सेक्शन कहते हैं, और यहां पर एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इस क्रॉस सेक्शन को बी लेते हैं। तो जब यहां से हीट आगे प्रोपगेट होगा तो वो हीट का रेट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब जब यहां पे आएगा तो भी ये कितना है, मान लीजिए कि 5 जूल पर सेकेंड है, तो यहां से क्रॉस करते समय भी इसका रेट जो होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, किस सेक्शन पर? बी पर। और ये कितने सेक्शन पे? ए पर। कितना है? 5 मीटर, 5 जूल पर सेकेंड है, तो यहां भी 5 जूल पर सेकेंड होगा। और ऐसा इसलिए होगा कि स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट से पहले अनस्टेडी स्टेट आता है। उसमें क्या होता है, जो हम लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए थे कि मॉलिक्यूल्स जो कंडक्टर है, कंडक्टर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के लिए उसको एनर्जी चाहिए, वो इनिशियली एनर्जी लेता है। इसलिए इस सेक्शन पे जितना एनर्जी था, इस सेक्शन पे उतना एनर्जी नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कुछ एनर्जी वाइब्रेशन के लिए यूज करते हैं। और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जब एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड पे आ जाता है, उसके बाद वो एनर्जी को आगे रिलीज कर देते हैं। तो उस इनिशियली तो सब जगह बराबर नहीं होगा, उस समय अनस्टेडी होगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स अपना एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी ले लिए, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए था वो मिल गया, उसके बाद जो भी सफिशिएंटली एनर्जी मिल रहा है वो आगे प्रोपगेट कर जाएगा सेम रेट से। तो कौन सा स्टेट आएगा? स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर आएगा। अब हम लोग उस केस में हैं, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर में है। तो हम मान रहे हैं एक सेक्शन है और उस सेक्शन को हम ले रहे हैं ए, इसका क्रॉस सेक्शन ए लिया है, इस सेक्शन को हम मान लेते हैं P, यहां वाले सेक्शन को हम Q मान लेते हैं। ठीक है, इस सेक्शन का भी एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान से देखिएगा, A। ठीक है, अब यहां पर कोई इंटरमीडिएट हम पोजीशन लेते हैं, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखिएगा अभी 2 मिनट। यहां पर एक सेक्शन जो है यहां से x दूरी पर है, और ये जो लेंथ लिया हमने, ये लेंथ dx है। ये भी सेक्शन कितना है? ये भी एरिया A है। अब यहां पर एक चीज को समझिए, एरिया यहां पर भी A है। हीट प्रोपेगेट होगा तो हीट का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्या है? अभी लिखना नहीं, सिर्फ ध्यान से देखिए। यहां पर ये है डायरेक्शन ऑफ हीट प्रोपेगेशन। अब ये डायरेक्शन ऑफ हीट प्रोपेगेशन है, यानी कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को हमको देखना होगा इधर। और यदि स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या हमें बताएगा? कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ, जैसे न्यूटन्स लॉ है उसी तरह फूरियर्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग। वो क्या ऑब्जर्व किए कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा? T इनिशियल माइनस T फाइनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इनिशियल माइनस T फाइनल। ध्यान रखिएगा, आप पता है कि सेक्शन P पर जो टेम्परेचर होगा उससे कम टेम्परेचर Q पॉइंट पे होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर होने का कारण ही टेम्परेचर डिफरेंस है। और हाई टेम्परेचर से हीट किधर जाएगा? लो टेम्परेचर के लिए। तो हीट का प्रोपेगेशन इधर है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा T1,
और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर होगा T2 और T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इसको क्यों ले रहे हैं तो आगे समझ में आएगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर मान लीजिए कि T प्लस dt है। इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो T है। इस पॉइंट पे हमने टेम्परेचर T प्लस dt इसलिए लिया क्योंकि हायर टेम्परेचर है, और यहां से टेम्परेचर डाउन होगा तो छोटे से एक इंटरवल में dx में कितना टेम्परेचर डिक्रीज किया। बोलिए, लेट dt be the decrement in temperature in length dx, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि लेंथ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। होगा ऐसा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा टेम्परेचर डाउन होगा। अब ऑब्जर्व क्या किया, जो फूरियस लॉ है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2 और माइनस डेल्टा टी। ऐसा लिख सकते हैं क्या? समझ पा रहे हैं? इसको बहुत जरूरी है समझना। T1 माइनस T2 हम लिखे हैं इनिशियल से फाइनल, लेकिन डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए माइनस लेना पड़ा हमको। ठीक है, उसके बाद डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जो एरिया है, एरिया पे ए पे डिपेंड करेगा, और इन दोनों के साथ साथ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डिपेंड किस पे करता है? एक्स पर। यानी लेंथ बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर रेट घटेगा। अब आइए ये सारे सब को हम कंक्लूड करें तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? ए इंटू माइनस लगा दें डेल्टा टी डिवीजन में डेल्टा एल कर दें, या फिर एक्स लिए हैं तो हम इसको डेल्टा एल लिखते हैं। चलिए डेल्टा एल लिखते हैं, यहां भी डेल्टा एल कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन लेंथ। अब यहां पर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कर रहे हैं और यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले रहे हैं के इंटू माइनस ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एल। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वेयर के क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिंग हीट ट्रांसफर जो कि क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मतलब समझ पा रहे हैं? के क्या है? कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। तो ये जो के का वैल्यू है ये अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर लेंथ जो है वो एल्युमिनियम का है और 1 मीटर लेंथ कास्ट आयरन का है, दोनों का लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो लेंथ सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो उसमें के का वैल्यू वैरी कर जाएगा कि जिसके के का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा मिलेगा। और आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा होगा? हीट ट्रांसफर रेट किस में ज़्यादा तेज होगा? एल्युमिनियम में, तो उसका के का वैल्यू ज़्यादा होगा। और चूंकि अलग अलग मटेरियल के लिए के का वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। यदि मटेरियल चेंज नहीं किया तो के का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। समझ पाए? तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एल।
और इसी को हम जब स्मॉल एलिमेंटल एंगल के लिए लेंगे, स्मॉल एलिमेंटल लेंथ के लिए लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर वेरी स्मॉल एलिमेंटल चेंज इन टेम्परेचर, बहुत छोटे से एलिमेंटल चेंज इन टेम्परेचर के लिए लिखेंगे dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के ए dt अपॉन dx। समझ पाए? वो समझ पाए ये एक्सप्रेशन को? अच्छा, कोई ये बता सकता है माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलिए। कुछ बात समझ में आया? जैसे जैसे हीट प्रोपोगेट करेगा, हीट तो कांस्टेंट रेट से प्रोपोगेट करेगा ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इसलिए डेल्टा टी आपको नेगेटिव मिलेगा। डेल्टा टी मतलब क्या हुआ? टी फाइनल माइनस इनिशियल, और हमको पता है कि फाइनल कम है इनिशियल से, तो उस केस में आपको डेल्टा टी का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। डेल्टा क्या बताता है? उनको रिप्रेजेंट करता है चेंज। जब फाइनल का वैल्यू इनिशियल से कम होगा तो नेगेटिव आएगा वो, और यदि फाइनल का वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगा। यदि बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा वी क्या होगा? पॉजिटिव, और यदि बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा वी क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ वही हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता तो ये टी प्लस डी टी जो हम यहाँ लिए हैं वो यहाँ लेते, आगे बढ़ रहा था ना। समझ पाए इस बात को? और ये आपका फाइनल माइनस रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ dt जो माइनस लिए हैं हम इसको हटा देंगे, तो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए, इतना तेजी से लिखिएगा। आइए कंप्लीट करें इसको। देखिए dq अपॉन dt स्मॉल इंटरवल के लिए है, या फिर हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ले इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एल ले। अब ध्यान से समझिए, डेल्टा टी से डेल्टा एल क्या है। मान लीजिए कि हमारा एक वायर है या जो भी रहे, हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, तो यहाँ से आगे गया, हीट ट्रांसफर हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इस सेक्शन को हम 2 ले रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर T2 है, तो ये जो लेंथ होगा ना, ये L जो होगा यही डेल्टा L है। और यहाँ से यहाँ टेम्परेचर ये T1, और इस डायरेक्शन में टेम्परेचर आगे बढ़ा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस के ए T2 माइनस T1, ऑब्वियसली यहाँ L होगा, तो यहाँ पर माइनस हटाने पर T1 माइनस T2 होगा बाई L, ये होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इस डिफरेंस को समझ पा रहे हैं? इसके साथ साथ एक चीज़ और निकालना है हमको, K का यूनिट ऑफ K, थर्मल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब K का वैल्यू, K का यूनिट क्या होना चाहिए? देखिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो यूनिट ऑफ K के लिए हम लोग चले तो यहाँ जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू K, ये मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन बाई मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, और ये के में अंतर है, ये केल्विन है। अब ये K का यूनिट ले रहे हैं तो जूल पर सेकेंड, इसको वाट लिख सकते हैं क्या? वाट, और यहां से आ जाएगा डिवीजन में मीटर इंटू केल्विन बराबर K, होगा ऐसा? मतलब यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा? वाट पर मीटर केल्विन होगा, या फिर जूल पर मीटर केल्विन सेकेंड ले सकते हैं आप उसको। तो यहां पर इसका यूनिट जो होगा K, वो वाट पर मीटर केल्विन
और जूल पर मीटर केल्विन सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस छोटा सा एक टेबल देख लीजिए, एक टेबल हम ड्रॉ कर देते हैं। मेटल और उसका के का यूनिट क्या होगा, वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कॉपर, कॉपर, उसके साथ साथ ये टेबल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तब आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, तो यहां ले लीजिए सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास। लिखते जाइए इसको, लिखिए, शुरू से लिखिए। सिल्वर 406 है, एल्यूमिनियम 205 है, 406 205 ड्रॉ कीजिए, लिखिए। कॉपर 385 और ब्रास 10।